पहले नोटपैड में बनाए, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया आपने? सबके पास है नोटपैड प्लस प्लस। और 7-zip, मैंने कहा था ना ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। 7-zip किसके पास है? क्योंकि अब आपने, मैंने इसलिए वो लेसन दिया था कि कोई बंदा मुझसे ये ना कहे कि ये फाइल कैसे एक्सट्रैक्ट होगी। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना कि फाइल कैसे एक्सट्रैक्ट होगी। फिर मैं दोबारा वो चीज़ें बताने लगा हूँ, क्योंकि जब तक आपकी ये वाली स्किल्स बेहतर नहीं होंगी ना, आप कॉन्फिडेंट होकर काम नहीं कर सकते हो। आपकी ये वाली स्किल होनी चाहिए सबसे पहले, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े इन कामों के लिए। मैंने ये कहा था, मैं फिर एक तरह से आप समझोगे वहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि भाई एसईओ करने लगे हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इतने सारे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, इनके लिए हमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 मैंने आपसे कहा था कि नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लो। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल करोगे तो सामने आएगा, क्लिक करोगे तो सामने नज़र आ जाएगा, इंस्टॉल आएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ऐसी मुश्किल साइंस नहीं है, कोई सॉफ्ट, इसकी कोई सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। यानी आपने क्या करना है, इंटरनेट पर जाना है और वहाँ जाकर आपने सिर्फ क्या लिखना है, क्या लिखना है भैया, मुझे किसी ने पूछना नहीं है कैसे होता है इंस्टॉल। अगर वीडियो में आया तो इसका मतलब है लेक्चर वीडियो में भी होगा जो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख लेना, बार बार उसको देख लें। देखिए आगे ऊपर सबसे ऊपर डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ठीक है। जी, ये सेकंड वाला जो लिखा हुआ आ रहा है ना 8.6.7, इस पे क्लिक कर दें। आपने मुझे बताना है कि मुश्किल काम कर रहा हूं। मुश्किल तो नहीं कर रहा भाई, सामने ही नजर आ रहा है जो कुछ करता जा रहा हूं। सबको पता लग रहा है क्या करना चाहिए। डाउनलोड, ये देखें जरा क्या हुआ, फोल्डर पे डाउनलोड हो गया। क्या होने लगा, इंस्टॉल होने लगा। भाई इसमें कोई मुश्किल साइंस तो नहीं है। मैंने कहा मैं इस पे, मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, तो मैं इंस्टॉल कर भी लूंगा तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगा, फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा वो। ये ऐसे आपके कंप्यूटर में भी होगा, ऐसे आपके लैपटॉप पे भी होगा। फिर क्या था, फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने कहा था भाई अब दूसरा एप्लीकेशन जो आपके पास होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 7-zip होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, जिपर है, फोल्डर्स को जिप करता है और एक्सट्रैक्ट करता है, कंप्रेस करता है और अनकंप्रेस करता है। सिंपल, फोल्डर्स को कंप्रेस करता है और अनकंप्रेस करता है। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, हमने ट्रैवल करवाना होता है। ट्रैवल करवाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं ट्रैवल करके आया हूँ ओवर द इंटरनेट किसी को भेजना है। वैसे आपने कोई डाटा ट्रैवल कराना होता है तो क्या करते हो, यूएसबी पे कॉपी करते हो। लेकिन जब हमने ओवर द इंटरनेट ट्रैवल करवाना है किसी चीज़ को, तो हम कैसे ट्रैवल करवाते हैं, उसको जिप कर देते हैं। तो क्या होता है, वो बहुत सारी फाइलें कंबाइन हो जाती हैं, एक फाइल बन जाती है। तो जहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उसे वहाँ पे जाकर अनजिप कर लेते हैं, तो क्या होता है, खुल जाती हैं दोबारा से। तो इसके लिए हमें किसी ऐसे एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो जिप भी करता हो, अनजिप भी करता हो। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है जो अभी हम देखने लगे हैं ये फ्री है, फ्री टू यूज़ है, तो आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। जी ये आ गया 7-zip, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर आ गया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 64, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है x86, दो चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे पास दो तरह की विंडोज़ होती हैं, एक को हम बोलते हैं 64 बिट विंडो। भाई आपका कंप्यूटर है ना, यहाँ तो 64 बिट प्रोसेसर लगा होता है या 32 बिट प्रोसेसर लगा होता है। अब तो खैर 32 बिट प्रोसेसर नहीं आते हैं, पुराने हो गए हैं। हाँ है ना, 64 ही आते हैं ना, लेकिन पहले 32 बिट प्रोसेसर भी आते होते थे। और अगर कोई बंदा पुराना कंप्यूटर यूज़ करेगा तो उसका हो सकता है कि 32 बिट प्रोसेसर हो, अगर कोई पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहा होगा। तो इसी तरह उन्होंने एप्लीकेशन भी दो तरह के बनाए होते हैं, एक 32 बिट बनाया होता है और एक 32 बिट एप्लीकेशन होता है, एक 64। तो क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा 64 बिट है, तो हम कौन से वाले पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक कर दीजिए।
अब ये भी उसी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, ये देखें हो गया। ये आपके पास होनी चाहिए पहले चीजें, ये चीजें आपने। अब अगर किसी के पास विनजिप है, अगर किसी के पास विनरार है या कोई और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है और उसको यूज भी करता है, इस ओके, जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज भी आपने याद रखनी है कि जो होस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो होस्टिंग अकाउंट्स होते हैं, वहां पर भी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जिप टाइप को सपोर्ट करता है। यानी हमारे पास एक है विनरार, विनरार में जो हम कंप्रेस करते हैं, होस्टिंग उसे सपोर्ट नहीं करती। होस्टिंग कहती है कि जिप टाइप होना चाहिए। तो इसलिए ये 7-zip इज बेस्ट ऑप्शन, फ्री भी है। एक तो इसकी कॉस्ट भी कोई नहीं है, फ्री में मिल जाएगा आपको, और इसको सपोर्ट भी कर रहा होगा वो, तो ज़्यादा अच्छी बात है ना कि हमें इसी को यूज़ कर लेना चाहिए। इसके अच्छा वाला जो है, जो पेड होता है, वो विनजिप है। ये भी ठीक है, तो पेड लेना होगा तो विनजिप भी ले सकते हो। तो ज़रूरत क्या है भाई, जब एक चीज़ फ्री में मिल रही है तो हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल यही तो कहूँ मैं, विनजिप होस्टिंग को सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। विनरार नहीं करता। यानी अगर आपकी विनरार की कोई चीज़ आपने जिप की और उसको होस्टिंग पे अपलोड कर दिया तो काम नहीं होगा, चलेगा नहीं काम। वो कहेगा भाई जिप फाइल होनी चाहिए, तो आपको जिप बनानी पड़ेगी। उसके लिए या तो विनजिप की ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत है। ये जो भी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, ये भी विनजिप फैमिली का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। चलो जी, ये भी देखिए कोई इंस्टॉलेशन है, सिंपल सिंपल क्लिक्स पर इंस्टॉलेशन हो रही है। सबको पता लग रहा है ना, मतलब इसमें कोई ऐसी हार्ड साइंस तो नहीं हम यूज़ कर रहे कि बड़ा मुश्किल है। जैसे इंस्टॉल होता है मैं क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड होता है, मैं क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉल हो जाता है। तो दो एप्लीकेशन हो गए हमारे पास, एक 7-zip और एक नोटपैड। तीसरी भी किसी चीज़ का नाम लिया था मैंने बोला, हाँ एक PDF रीडर था, क्या नाम था उसका बोला, फॉक्सेट। सिंपल गूगल करें इसको भी। मैंने कहा था भाई ये चीजें आपके पास होनी चाहिए कम से कम पहले। ये भी फ्री है, और मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ ना, ये सारे के सारे फ्री के नाम मैंने लेने लगा हूँ। मतलब इनमें से पेड वाला कोई भी नहीं है, ये सब फ्री टू यूज है। ये लिखा हुआ फ्री PDF रीडर, इस पर क्लिक कर दीजिए। आ गया डाउनलोड नाउ। यहां से आपने इसे डाउनलोड करना है। ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड। सेम उसी तरह यहां पर ये भी आ जाएगा। इस पे भी करेंगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सब कुछ इंटरनेट पर इसी तरह अवेलेबल है जैसे आपके सामने मैं खोलने लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो आप सबके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब नोट्स खोलने हैं तो आपको PDF रीडर की ज़रूरत है। जब आपने वेबसाइट को चेंज करना है तो आपको नोटपैड एडिटर की ज़रूरत है। और जब आपने अपना डाटा कंप्रेस करना है तो आपको किसी जिपर की ज़रूरत है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी तभी कॉन्फिडेंट होकर काम करोगे ना आप। चलो अब आ जाते हैं आगे। नोटपैड प्लस में ही आ जाते हैं सीधे, क्या ख्याल है, ठीक है जी। कहाँ है जी नोटपैड प्लस, ये क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं जी, यहां पर मेरी फाइल खुली हुई दिखा रहा है, इसलिए मैं इसको भी बंद कर देता हूं। तो जब आपने नोटपैड एडिटर खोलना है तो ऐसे उसने खुलना है। ये कौन सा नोटपैड है, ये वही वाला है जो मैंने भी आपको इंस्टॉल करना सिखाया है, नोटपैड प्लस प्लस। ये खुल के हमारे सामने आ गया। अच्छा अब हमें करना क्या बेसिकली, एक्चुअली एज ए SEO एक्सपर्ट हमें HTML फाइलें नहीं बनानी, हाँ, लेकिन एज ए SEO एक्सपर्ट बनने के लिए हमें HTML फाइल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो HTML को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जरा पहले कुछ सेशन में फाइलें बनाएंगे। लेकिन जब आप SEO करोगे तो हमारे पास फाइलें आएंगी। भाई किसी की वेबसाइट आएगी ना आपके पास, कोई बंदा कहेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, रैंक नहीं हो रही, आप इसे रैंक कर दो। ये तो नहीं कहेगा मेरी वेबसाइट बना दो। SEO एक्सपर्ट को वो ये तो नहीं कहेगा ना मेरी वेबसाइट बनाओ। SEO वाले बंदे को कहेगा मेरी वेबसाइट बनी हुई है मगर गूगल पे नजर नहीं आती है। क्यों नजर नहीं आती है ये मुझे बताएं, इसका हल निकाल कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने किसी की HTML फाइलें क्रिएट नहीं करनी है,
लेकिन HTML फाइलों में काम कैसे करना है, इसके लिए हमें क्रिएट करने का तरीका तो आना चाहिए ना, इसलिए ये वाला लेसन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो HTML फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि पहले यहां पर एक HTML वेबसाइट खोलते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, ये एक वेबसाइट खुल गई है। अब हम क्या समझने जा रहे हैं कि भाई एक वेबसाइट के अंदर HTML का स्ट्रक्चर होता क्या है, जो HTML की फाइल बनी होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम HTML के एलिमेंट्स को समझेंगे। तो ये एक वेबसाइट है जो मेरे पास खुल के आ गई है, इसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है। एक इसका बैक एंड होगा। बैक एंड हम किसे बोलेंगे, कोडिंग को, जिसमें ये डिजाइन हुई है, जिसमें ये बनी हुई है। सो मैं कंट्रोल U करता हूं, तो ये कोडिंग आ गया। एक्चुअली हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये है HTML का स्ट्रक्चर, मैं इसको बोल रहा हूं, उधर नहीं बोल रहा। हाँ, HTML कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर हम यहां पे आकर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है। जी, ये वेबसाइट कहां से शुरू हो रही है, स्ट्रक्चर समझना आप लोगों ने, कहां से शुरू हो रही है भाई, यहां से स्टार्ट हो रही है HTML से, और जरा ये देखते हैं कि ये एंड कहां पे हो रही है, /HTML। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो इसका मेन लूप है, वो तो समझ में आ गया कि भाई ये जो हमने कोडिंग की हुई है, ये स्टार्ट कहां से हुई है, HTML से, और एंड कहां पे हुई है, /HTML पे। और इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का ये तरीका है कि भाई ये स्टार्ट है, तो मैंने ये एक लेस देन का निशान लगाया, यहां पर इसका स्टार्टिंग टैग लगाया, कौन सा है ये, HTML होता है, और इसको क्लोज कर दिया इस टैग को। वैसे तो देखा जाए तो ये कीबोर्ड के ऊपर एक सिंबल है, लेस देन का निशान है और ग्रेटर देन का निशान है। सो इसको हम HTML में क्या बोलते हैं, टैग। ये फेसबुक वाला टैग नहीं है, ये इंस्टाग्राम वाला टैग नहीं है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग वाला टैग है। सो हम इसे बोल रहे हैं कि भाई एक लेस देन लगाया, एक ग्रेटर देन लगाया, जब ये दोनों लग गए तो क्या कहलाएगा, टैग। सो पहला टैग कौन सा है, HTML का। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर कौन सा है, एंड HTML का। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे एंड हो रहा है, ये स्टार्ट, ये एंड। यहां से हमने इसको स्टार्ट किया, यहां पे हमने इसको एंड कर दिया। ये आप समझ लो हमारी पूरी HTML की फाइल है, अभी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक्चुअली ये हमारी बाउंडिंग है। जैसे ये क्लासरूम है ना, कि भाई उधर से बाहर निकल जाओगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो वो एंड क्लासरूम है। ऐसे ही है ना, वो जो दरवाजा लगा हुआ है, इस तरफ से एंड है, उधर से आ रहे होगे तो स्टार्ट होगा। तो ये इसी तरह हमने कहा, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये एंड हो रही है। तो ये तो मेन स्ट्रक्चर हुआ HTML का, लेकिन जो HTML की मेन कोडिंग है वो इसके अंदर आएगी। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने कहा था कि भाई एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जैसा होता है, यही कहा था ना। तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड, बॉडी, फुट, यही होता है। सेम एक HTML फाइल का भी यही स्ट्रक्चर है जी। ये स्टार्ट कहां से हो रही है, हेड से, तो मैंने यहां पर एक हेड लिख दिया, ठीक है। तो अब जो कुछ भी स्टार्ट होगा, ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो स्टार्ट होगा उसका एंड होगा, यही देखा ना हमने। पहले हमने HTML स्टार्ट किया तो उसको एंड किया, तो इसका मतलब है इसके जितने एलिमेंट्स हैं अंदर वाले भी, उनको जब हम स्टार्ट करेंगे तो उनका कोई ना कोई एंड भी होगा। तो हमने कहा हाँ भाई इसका भी एंड है। फिर हेड हो गया, अगला हिस्सा कौन सा है, बॉडी का हिस्सा है, इसका भी एंड होना चाहिए। अच्छा, हेडर लगाने की जरूरत नहीं कि भाई बॉडी के नीचे जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, हेडर ही, फुटर ही होगा। फुटर लगाने की हमें जरूरत नहीं है, हमने हेडर लगा दिया, बॉडी लगा दी, अब इसके नीचे जो है वो क्या है,
फुटर ही है। सो ये तो इसका एक मेन लूप बन गया, पूरा स्ट्रक्चर बन गया, सिंटेक्स आ गया कि एक HTML की फाइल कैसे होती है। अगर आप इस वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ये सब कुछ नजर आएगा जो मैंने वहां दिखाया आपको। जरा देखें हेड है या इसमें कि नहीं है हेड। ये देखें लाइन नंबर 5 में हेड है, कंट्रोल F करें और जरा इसका स्लैश हेड भी ढूंढे, वो भी है ना। इसका मतलब इसका एक हेड का स्टार्ट है, एक हेड का एंड भी है। फिर मैंने कहा इसका बॉडी देखें, इसकी बॉडी भी है। यहां से अब ये पेज स्टार्ट हो गया। बॉडी में क्या होगा, किसी भी वेबसाइट की बॉडी वेबसाइट है एक्चुअली। भाई आप लिखते हो जियो.tv तो क्या होता है, जियो की न्यूज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं। urdupoint.com वेबसाइट खुल जाती है। पीक सॉल्यूशंस पढ़ना शुरू कर देते हो, क्या उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारा कंटेंट कहाँ पे है, बॉडी में है। जो रीडेबल कंटेंट है वेबसाइट का वो सारा कहाँ पर है, बॉडी में होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूंगा इसका एंड भी हुआ है कि नहीं, सेम वही स्ट्रक्चर है ना जो अभी हमने समझा है। ये हम इसीलिए समझ रहे हैं कि हम इस वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकें। इसकी और कोई वजह नहीं है इसे समझने की, सिर्फ एक ही वजह है कि हम इस वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकें। अब आ जाते हैं आगे। अब अगर मैं इस वेबसाइट को दोबारा से देखूं और मैं माउस रख देता हूं यहां पर टैब में, और सबसे टॉप पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन, आ रहा है ना लिखा हुआ, जहां पे भी मैंने माउस रखा हुआ है, ये इसकी बात कर रहा हूं। ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है नजर आपको, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेड के पोर्शन में, टाइटल के टैग के अंदर, हेड के पोर्शन में टाइटल के टैग के अंदर। सो अगर आप वैसे इसको देखें यहां पर भी ये नजर आ जाएगा आपको। जी नजर आया आपको, लाइन नंबर 11 लिखा हुआ है ना ये। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें इसे समझना है ये कैसे लिखना है हमने। तो मैं इधर कोडिंग में आया, भाई हम यहाँ लिख जा रहे थे, यहाँ नहीं लिखना। एक काम करें, इसको अब हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इस पर लिख लेते हैं। हेड में आ गए। अब टैग कौन सा जी हमारे पास, टाइटल। टाइटल का टैग किस पोर्शन में लगना है, हेड में लगता है, बॉडी में नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि टाइटल हमें बॉडी में नजर भी नहीं आ रहा ना। हमें वेबसाइट का टाइटल क्या बॉडी में नजर आ रहा है, नो, हमें वेबसाइट का टाइटल बॉडी में नजर नहीं आ रहा। सो हमने यहां पर आए, यहां पर आकर हेड लिख दिया, सॉरी टाइटल लिख दिया, और यहां पर आकर एंड टाइटल लिख दिया। ऐसे ही है, बीच में जगह आई। यहां पर अब हम इस वेबसाइट का टाइटल मेंशन करेंगे कि इस वेबसाइट का टाइटल क्या है। तो मैं कहता हूं भाई इस वेबसाइट का टाइटल है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ठीक है सर, अगर इसको साथ ही टाइटल की लाइन में लिख दें तो ठीक रहेगा, जैसे किचन वाली वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अगर इसको टाइटल की लाइन के साथ ही लिख दें, कोई मसला नहीं है, लिखा जाएगा। लेकिन जरा यहाँ से पढ़ने में आसानी हो रही है ना, अच्छा फॉर्मेट अच्छा और रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है, तो अच्छी बात है कि हम एक एक अलग-अलग लाइन में लिखें। ऊपर लिखेंगे तो भी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फिर सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी तो हमें अंडरस्टैंड करने में इशू हो सकता है फ्यूचर में। किसी भी वेबसाइट का जो टाइटल है उसकी जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 60 कैरेक्टर्स होती है। सो 60 कैरेक्टर से ज़्यादा में अगर हम अपना टाइटल मेंशन करोगे तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा क्राउलर के लिए। गूगल क्राउलर फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करता है। जी अब क्या मसला हो गया, अगला एक हमने टास्क सीख लिया। अब इसको जरा सेव करने का तरीका देखते हैं। अगर आपने इसको सेव करना है तो ये सेव का बटन भी आ रहा है आपके पास, और यहाँ से फाइल में जाएं और यहाँ से सेव में चले जाएं। जिस जगह पर आपने फाइल सेव करनी है वहाँ पर आ जाएं। मैं यहाँ पर डी ड्राइव में HTML क्लास के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर फाइल का नाम लिख लेते हैं माई फर्स्ट फाइल। चलो ये मैंने फाइल का नाम रख लिया, आगे 1 भी लगा दिया। फाइल नेम की जगह पर फाइल का नाम आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सी टाइप होनी चाहिए, HTML। कौन सी टाइप होनी चाहिए, HTML। सो मैं HTML को ढूंढ लेता हूँ, या मैं H प्रेस कर देता हूँ भाई,
मैं 2-3 दफ़ा H प्रेस किया तो HTML आया कि नहीं आया? आ गया ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल लिखा हुआ आ गया। इसी की बात हो रही है। ये मैं स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकता था, लेकिन टेक्स्ट का पहला करैक्टर प्रेस करने से उसने ज़रा मुझे जल्दी आइडेंटिफाई कर दिया। स्क्रॉल करने पे लगा रहता तो पता नहीं कितना नीचे होता है। ठीक है, सेव, बन गई फाइल। इस फोल्डर में चलते हैं। जी, कहाँ पर है ये डाटा? जरा इस पे चले जाते हैं। स्टूडेंट क्लास थी कि HTML क्लास थी? यही फोल्डर है भाई। ये फाइल मैनेजमेंट आपको खुद समझ में आनी चाहिए कि आप कहाँ पर कौन सी चीज़ सेव कर रहे हैं और फिर आपको उसे वहाँ से कैसे एक्सेस करना है। ठीक है। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई ये नोटपैड में खुलेगा, क्रोम में खुलेगा, ये कन्फ्यूजन है। ये हाँ, ये कन्फ्यूजन है। हाँ, अच्छा, इसके दो आउटपुट्स हैं। मैं क्या, इसकी दो आउटपुट्स हैं। एक क्या है, आपको इसे एडिट करना है, आपको एडिट करने के लिए भी इसे खोलना है, और आपको इसे चलाने के लिए भी खोलना है, यानी रन करने, दोनों तरीकों के लिए खोलना है ना। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो दोनों में तो नहीं खुल सकता ना, एक वक्त में तो एक ही काम करेगा। या तो ये एडिटर मोड में आ जाएगा, यानी एडिट मोड में आ जाएगा, या ये आउटपुट के तौर पर आएगा। जरा देखते हैं कि इस वक्त ये एडिट मोड में आता है कि आउटपुट मोड में आता है। ये फाइल, इसे खोलो जरा। जी, किस मोड में आया? एडिट मोड में आया है कि आउटपुट नजर आई है हमें इसकी? आउटपुट नजर, अभी क्रोम में तो आउटपुट ही नजर आती है ना। क्रोम में तो वेबसाइट खुलती है ना, लेकिन जब हमने किसी की वेबसाइट की एसईओ करनी होगी तो हमें उसे किस में खोलना होगा? एडिटर मोड में खोलना होगा ना। तो ये तो एडिटर मोड में नहीं खुला अभी। तो जब आपने इसे एडिटर मोड में खोलना है, फिर आपको क्या करना है वो देख लें। यानी डबल क्लिक करने से यहां एडिटर मोड में जाएगा तो यहां क्रोम पे जाएगा। क्रोम में जाने का मतलब एडिट करना नहीं है। ठीक है, उसका मतलब है कि सिर्फ उसकी आउटपुट देख रहे हैं आप। अब मैं कहता हूं नहीं भाई, मुझे तो इसमें चेंजेस करनी है, तो मैं इस पर करता हूं राइट क्लिक। ये क्या आ गया ऊपर? खुल गया। ठीक है, आपका मसला हल हो गया। यानी कि दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन में क्या है कि आप इसे एज ए एडिट करना चाहते हो, कभी इसमें कोई नई चीज़ लाना चाह रहे हो ना। अभी फाइल पहले हमने एक चीज़ लिखी है, मैं इसमें और काम करना है, फिर और काम करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ नया इंसर्ट करना है, तो एडिट करना पड़ेगा ना इसको। तो एडिट करने के लिए मुझे इसे बार बार किस में खोलना है? नोटपैड में। और मैंने जो काम किया होगा, मैंने उसे देखना होगा कि भाई इसकी आउटपुट कैसी आ रही है, तो फिर इसे किस में खुलना है? क्रोम में खुलना है। अच्छा, अब जरा इधर हो रहा है, एक दफ़ा फिर आए इधर, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है ओपन विथ। देखें जरा, ये चीज़ें देखनी है आपने। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? क्रोम में खुलेगा, वही जो डबल क्लिक करने से खुला था। फिर क्या आ रहा है भाई? विंडो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज भी तो होता है ना। तो इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलेगा और फिर आउटपुट ही आएगी। ये क्या है? ये सिंपल नोटपैड है, नोटपैड प्लस नहीं है। तो इस पर क्लिक करूंगा तो सिंपल नोटपैड में खुलेगा। क्या खुला है? वही खुला है जो नोटपैड प्लस प्लस में बनाया है। ये कोई नई चीज नहीं खुली, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं खुली। मैं उस पर काम करूंगा तो भी आउटपुट वैसे ही आएगी, इस पर करूंगा। ये एडिटर डिफरेंट है सिर्फ, ये सिंपल एडिटर है। वो हम कह रहे थे कि जरा बेहतर वाला एडिटर है, आप उस पर काम कर लो। ठीक हो गया, समझ में आ गया सबको? ये था जी हमारा पहला पॉइंट कि टाइटल हमने वेबसाइट का कैसे लिखना है। जी बोले। इसमें टाइटल बस एक ही आता है, जैसे गूगल एड का हमें हाँ, नहीं, इसमें एक ही टाइटल आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही टाइटल आएगा और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 60 कैरेक्टर्स भी है, यानी इससे ज़्यादा ऊपर जा भी नहीं सकते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ के लिए। याद रखें, अगर हम वेबसाइट बनाने के पॉइंट से कुछ नहीं सीख रहे, ये हमने इसलिए सीखा कि ये एसईओ का एक की कंपोनेंट है। कैसे की कंपोनेंट है? देखें, इसको मैं बताऊं ये कैसे की कंपोनेंट है। देखें, मैं यहाँ आया और यहाँ का मैंने कीवर्ड लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। देखिए, मैंने कोई वेबसाइट का नाम तो लिखा नहीं है, मैंने तो लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक कीवर्ड लिखा, एंटर किया। अब क्या हुआ? अब बहुत सारी वेबसाइट्स आई हैं हमारे पास। ये देखें, नीचे वेबसाइट आ रही है ना। अब अगर मैं ये देखूंगा जो वेबसाइट पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर आ रही है,
नजर क्या आ रहा है उसमें मुझे सबसे पहले? वेबसाइट का यूआरएल, उसके नीचे क्या आ रहा है? टाइटल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? टाइटल ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो खास जगह है जो गूगल सबसे पहले रैंक करता है। यानी आपकी एसईओ, आपकी जो पोजीशन ऊपर नीचे होनी है वो टाइटल की वजह से ही होनी है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पेस है, हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका ताल्लुक क्योंकि एसईओ से है, इसका ताल्लुक क्योंकि वेबसाइट के रैंक करने से है, हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि ये वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी है, हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये वेबसाइट को पहले नंबर पे लाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब जरा अगली चीज़ देखते हैं कि दूसरी चीज़ हमें क्या डिस्कस करनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, जरा इसके कोड में है, ये देखें जरा, जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है इसकी लेफ्ट साइड पर एक तस्वीर भी आ रही है। आ रही है जी। इस तस्वीर को हम टेक्निकली कॉल करते हैं फेविकॉन इमेज। क्या कॉल करते हैं? फेविकॉन इमेज। यानी ये फेविकॉन इमेज है। क्या नाम है इसका? टेक्निकल नाम है, ये एसईओ की टर्म है कि टाइटल बार में जो मैसेज होता है उसके साथ जो तस्वीर नजर आ रही होती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी है, उसी के साइज में नजर आ रही है ना, तो क्या है ये? इसे बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये कैसे लगता है इसको देखते हैं। पहले इसका फेविकॉन इमेज देख लें। आ गया? फेविकॉन आइकॉन लिखा हुआ है यहाँ पे भाई। फेविकॉन इमेज कह लो, फेविकॉन आइकॉन कह लो, फेविकॉन थंबनेल कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है, अब इसका कोड क्या है, जरा इसको मैं पूरे के पूरे को कॉपी करता हूँ और अपनी फाइल में ले जाते हैं। ये कहां पर आया है? किस पोर्शन में मैंने इसे टाइप किया? किस पोर्शन में टाइप किया? टाइटल में, हेड में टाइप किया है। ठीक है, इसे हमने किस पोर्शन में लिया? हेड के पोर्शन में लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह टाइटल हेड में आ रहा था, फेविकॉन भी हेड में आता है। फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन इमेज है जिसे हम लोगों ने हेड पोर्शन में टाइप करना है, और ये कहां पे नजर आएगा? टाइटल के बिल्कुल साथ। ये भी एसईओ का फैक्टर है। अब यहां पर तस्वीर आ रही है कि सबको समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर एक तस्वीर आ रही है। अब ये तस्वीर क्या होनी चाहिए? सबको मेरा ख्याल है ये भी साइंस समझ में आ रही होगी कि ये तस्वीर क्या होनी चाहिए। ये तस्वीर आपकी कंपनी का लोगो होना चाहिए। ऐसे ही है ना? मतलब अगर पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट होगी तो पीक सॉल्यूशन का लोगो होगा, अगर स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट होगी तो स्टार्स अकेडमी का लोगो होगा। तो जो भी लोगो उन्होंने वेबसाइट में यूज किया होगा वही वाला लोगो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो ये कंपनी लोगो है। एक्चुअली ये क्या चीज है? ये कंपनी लोगो है। अब ये कैसे लगना है, इस टैग को भी समझ लें। ये रखें ऊपर प्लस माइनस आ रहा है, इसका व्यू भी हम बड़ा कर सकते हैं, जूम बड़ा हो रहा है। चलो, अब ये टैग कौन सा आ रहा है यहाँ पर? लिंक। कौन सा टैग आ रहा है? लिंक का टैग आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा? लिंक। अच्छा, अब टैग के अंदर ऑप्शंस, जब पहले वाला जो टैग पड़ा था उस टैग में तो ऑप्शंस नहीं थी भाई। सिंपली आपने क्या यूज किया था? टाइटल बस लिखा और क्लोज कर दिया, हेड लिखा और क्लोज कर दिया, HTML लिखा और क्लोज कर दिया। तो पहले जितने भी आपने अभी तक टैग पढ़े उसमें ऑप्शन तो नहीं थी किसी टैग के अंदर। अब ये वाला पहला टैग है जिसके अंदर ऑप्शंस आ रही हैं। भाई किसे ऑप्शंस बोल रहा हूं मैं? कौन सी ऑप्शंस है टैग में? ऑप्शंस कौन सी है? स्क्रीन पे देख के बताएं। हाँ, गुड। रिलेशन एक ऑप्शन है, href एक ऑप्शन है। सो ये ऑप्शंस आ रही हैं। इन्हें ऑप्शंस नहीं कहते हैं, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए इसका टर्म यूज किया कि आप इन्हें ऑप्शन समझेंगे ना। इनको यहाँ पर हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये टैग के एट्रीब्यूट कहलाते हैं। क्या नाम है इनका? एट्रीब्यूट। कि भाई जिस टैग के अंदर ऑप्शंस होंगी हम उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? ये टैग का एट्रीब्यूट है। तो अगर हम ये कहें कि भाई टाइटल टैग में कोई एट्रीब्यूट है? हाँ, नहीं है। ठीक हो गया। HTML में कोई एट्रीब्यूट है? नहीं है। लिंक में कोई एट्रीब्यूट है? है। कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2 एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? पहला बोलें,
REL इक्वल टू रिलेशन। REL का मतलब है रिलेशन और href का मतलब है हाइपर रेफरेंस। यानी कि पहला जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक लिंक लगा रहे हैं और उसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई इस लिंक का जो रिलेशनशिप है वो क्या है जी, शॉर्टकट आइकॉन। इसका रिलेशनशिप क्या है, शॉर्टकट आइकॉन। इसका मतलब पूरी की पूरी तस्वीर नहीं लगानी, शॉर्टकट आइकॉन के तौर पर लगानी है। एक ऑप्शन तो है ना कि हम पूरी की पूरी तस्वीर ही लगा दें, और एक ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम इसको एज ए शॉर्टकट आइकॉन के तौर पर लगा दें। सो इसको ऐसे ही मेंशन करना है, इसीलिए मैं इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि REL इक्वल्स टू स्मॉल लेटर्स में शॉर्टकट स्पेस आइकॉन। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला एट्रीब्यूट क्या है, href। href का क्या मतलब है, हाइपर रेफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई तस्वीर कहां पर है, यही कह रहे हैं ना हम कि हम लगाने लगे हैं। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई तस्वीर किस जगह पर है, तस्वीर भी बतानी है ना, वहां पर तस्वीर लगी हुई थी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फोल्डर में मैं HTML फाइल को सेव कर रहा हूं मेरे पास कोई इमेज भी तो होना चाहिए। तो वो पूछा भाई इमेज कहां पर है। तो पहली बात तो ये है कि मैं इसको फिलहाल सारे को ही बेशक खाली कर देता हूँ, भाई ये तो हमारा नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, कोई इमेज आपको रखनी पड़ेगी ना पहले खुद से, इमेज होगी तभी नजर आएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी हो उसको यूज कर लो, नहीं तो नेट से कोई तस्वीर ले आए। कंप्यूटर कोर्सेज PNG, ये लेंगे, मैंने यहां से कोई तस्वीर पिक की, ये तो PNG नहीं है भाई, PNG। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है, फेविकॉन का जो फॉर्मेट है, ये आपने कोशिश करनी है कि ये PNG ही हो। वैसे तो हमारे पास ग्राफिक में JPG भी है ना, जिफ भी होती है, टिफ भी होती है, बहुत सारे ग्राफिक्स फॉर्मेट हैं। लेकिन जो आपने यहाँ पर लेकर आना है, इमेजेस जब पढ़ेंगे तो फॉर्मेट्स को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इमेजेस पे नहीं पढ़ रहे हम, अभी हम इमेजेस नहीं पढ़ रहे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक अलग चीज़ होगी हमारी। तो आपको चाहिए यहाँ पर PNG। चलिए मैं देखता हूँ, शायद ये PNG हो। वैसे आमतौर पर जिस पे ट्रांसपेरेंट होता है ना वो PNG होता है, ये भी PNG नहीं है, ठीक है। इधर आए जरा, मैंने क्या लिखा हुआ था, इसके नीचे PNG क्यों लिखा हुआ है? लिखा हुआ बस वो धोखा दे रहा है। आपको कैसे पता चलता है? अभी देखिएगा पता लग जाए, मैं दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा PNG है। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है JPEG, ये JPG है। हाँ, अभी ये इस मसले का हल भी आपको बताऊंगा कि भाई अगर PNG नहीं मिल रही ना तो हम किसी इमेज को PNG भी बना लेंगे, लेकिन वो जरा इसके अगले फेज में पढ़ेंगे। पहले हम इसको PNG ही लेंगे। आ गया PNG। अब इसको मैं उस जगह पे ले जाऊं, किस जगह पे ले जाएं जहां पर हमारी फाइलें पड़ी हैं, HTML क्लास यही थी ना। तो यहां पर आकर हम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए, favicon.png। इसका नाम, जो आपका फेविकॉन का कोड है उसमें जो इमेज यूज करना है उसकी शक्ल जैसी मर्जी हो, मगर उसका नाम क्या होना चाहिए, फेविकॉन, और उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, PNG। यस, वो पहले भी मेरे पास पड़ी थी इसलिए उसने ये मैसेज दिया। अब मैं यहां पर क्या टाइप करूंगा, नहीं कॉपी क्यों करते हैं, टाइप कर देते हैं। क्या टाइप करूंगा, favicon.png। लेकिन उससे पहले मैं उस फोल्डर में फाइल रखी है मैंने, यानी पहले फाइल होगी तो तभी यूज होगी ना, फाइल ही नहीं होगी तो यूज कैसे होगी। तो अगर आपके घर में जाओगे प्रैक्टिस करने तो फिर अगर आपके पास फाइल नहीं होगी तो एरर ही आएगा। आपने भी, जैसे मैंने अभी नेट से कोई तस्वीर ली है, आपने भी इस तरह नेट से तस्वीर ले लेनी है। अब जरा इसको सेव करें और इसकी आउटपुट देखते हैं।
कहाँ गई हमारी फाइल, दोबारा से खोल लो जी यहाँ से। जी आइकॉन आ गया ऊपर देखें, साथ में आइकॉन आ गया ना। ये क्या कहलाता है यहाँ पर एसईओ के पॉइंट से, क्या कहलाता है, फेविकॉन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेविकॉन बोलते हैं। ये भी हमें लगाना होगा, लेकिन ये हम किसका लगाएंगे, हम जिसकी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे, हम उसकी वेबसाइट में हमें जो भी लोगो नजर आ रहा होगा, हम उसी को उसका फेविकॉन इमेज बना लेंगे, उसकी एक कॉपी करके। लेकिन जब कॉपी बनाएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, फेविकॉन, और उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, पीएनजी। हमारे पास इंटरनेट पर भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये देखिएगा जब मैं क्या लिखने लगूँ, ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आपके पास कोई जेपीजी फॉर्मेट की फाइल पड़ी है तो आपको चाहिए पीएनजी, तो आप उसी को कन्वर्ट करके पीएनजी बना लो। कैसे, ये देखें कितने सारे आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। ये सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, जेपीजी टू पीएनजी। क्या कहता है, यहाँ पर फाइल को अपलोड करो। यहाँ पर अगर मेरे पास कोई जेपीजी फाइल होगी तो आई थिंक सो शायद ये हो जी, बन गई पीएनजी। देखें, चूज मैंने जेपीजी किया है और वो उसको पीएनजी के तौर पर कन्वर्ट कर रहा है। जब मैं उसको डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे पास एज ए पीएनजी के तौर पर सेव हो चुकी होगी, हो गई है। तो ये कोई टेंशन नहीं है, आप विदाउट एनी टूल ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहला इमेज जो है वो किसी और फॉर्मेट का है, मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास जिफ होती तो मैं जेपीजी की बजाय क्या यूज़ कर लेता, जिफ टू पीएनजी, यानी जिसको। और अगर मेरे पास पीएनजी होती और मुझे जेपीजी बनानी होती तो मैं क्या यूज़ करता, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर। यानी हर टूल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और एक और चीज़ भी देखें, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर जी, इसकी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं कि भाई मैं किसी की मैंने तस्वीर शूट किया है और वो तस्वीर 2 MB की है, तो इतनी बड़ी तस्वीर तो हम वेबसाइट पे नहीं लगाएंगे ना, तो अब मुझे उसे भी कंप्रेस करने की जरूरत है, फिर मुझे उसका साइज भी छोटा करना है। तो मेरे पास ऑनलाइन कंप्रेसर्स भी मौजूद हैं जो इमेजेस को कंप्रेस करेंगे, यानी वो 1 MB की इमेज को छोटा करके हो सकता है 400 MB 400 किलोबाइट्स के अंदर। सो हमारे पास ऐसे टूल्स भी हैं, जैसे ये टूल हमारे पास एक आ गया जी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या कहता है, आप देखिए इस वेबसाइट का क्या नाम है, ऑप्टिमाइज जिला। अपलोड करें तो जहां पर हमारे पास कोई बड़ी फाइल पड़ी है ना, मैं देखता हूँ जरा कहाँ पड़ी है। ये तो ऑलरेडी छोटी है। चलिए, ये 382 किलोबाइट्स की एक इमेज है, इस पर क्लिक करें जी। इसने इसको कितने % छोटा किया, -4%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इतना साइज रिड्यूस हो गया। एक और एग्जांपल लें जिसमें जरा मेरे पास ज़्यादा बड़ा इमेज होगा, उसको हम देखते हैं। ये तकरीबन 600 किलोबाइट्स है। इसका साइज देखें कितना रिड्यूस करता है, कितना हुआ, -70%। का मतलब है कि बहुत सारा साइज रिड्यूस हो गया, माइनस हो गई है। यानी इसका जो पहला साइज था वो माइनस हो गया। ये 700 किलोबाइट्स थी पहले, अभी इसको डाउनलोड करके देखते हैं कितनी हुई है, कितनी हो गई है, 181 किलोबाइट्स। सो कितना सारा रिड्यूस कर दिया। ये सारे काम है जो हमें करने होते हैं, हमें बड़े बड़े इमेजेस को रिड्यूस भी करना है, ये भी एसईओ का हिस्सा है। इसलिए मैंने आपको पहले कन्वर्जन भी बताई है और रिड्यूस करने का तरीका भी बता दिया। तो ये सब कुछ देखा ऑनलाइन है, इसमें कोई फ्री टूल्स हैं, ये सारे पेड टूल्स नहीं है कि इसे हम कुछ परचेज करने की ज़रूरत है।